आज निफ्टी के साथ-साथ सेंसेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स तो पिछले 2 दिनों में 1500 पॉइंट तक टूट चुका है एंड आज 600 प्लस पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। टैरिफ तांडव चल रहा है। रीज़न आप सभी को पता है कि यूएस ने जो है इंडिया पर टैरिफ ड्यूटी जो है अपनी बढ़ाकर 25% से 50% कर दी है। उसका असर है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट प्रेशर, अनसर्टेनिटी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स भी वीक नज़र आ रहे हैं। ठीक है? इस वजह से भी प्रॉब्लम आई है। एंड सबसे ज़्यादा असर कहाँ देखने को मिला है? इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, केमिकल सेक्टर्स में, ऑटो सेक्टर में एंड इसके साथ ही सी फूड सेक्टर। ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, उन पर ज़्यादा जो है प्रेशर है, यानी कि कुल मिलाकर जिनका असर सीधा यूएस एक्सपोर्ट से पड़ता है, उन कंपनीज़ में प्रॉब्लम है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ अगस्त में $2.2 बिलियन उन्होंने जो है सेल ऑफ कर दिया है। बता दूं कि इस साल फरवरी के बाद बड़ी बिकवाली उस टाइम हुई थी, उसके बाद अगस्त में ये बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। सेक्टर वाइज बात करूं तो आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर में आज गिरावट ज्यादा देखने को मिली। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर की डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका असर है एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर भी आपको पता है कि उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। इस वजह से मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी प्रेशर रहा, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी सेक्टर, कुछ स्टॉक्स रहे जिनमें जो है तेजी अच्छी देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में बात करूं तो हीरो मोटर कॉर्प ने अच्छा खासा जो है संभाला है आज। टाइटन, इसके साथ ही एशियन पेंट, अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है आज। कुल मिलाकर टैरिफ का असर जो है, मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो दे रही हूँ तो कह रही हूँ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनीज है उन पर प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि हमें देखने का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। क्या सच में ही पैनिक करने वाली चीज है? तो देखिए, पैनिक अगर करना है तो आपको उन पर करिए ना जिस पर टैरिफ का असर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपने हायर वैल्यूएशन पर ले लिया है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इस टाइम देखिए कि अंडर वैल्यूड कौन से मिल रहे हैं, या फिर डिफेंसिव स्टॉक्स जिनका जो है एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से या फिर यूएस एक्सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसकी डिपेंडेंसी डोमेस्टिक मार्केट में है, जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिजनेस अपना इंडिया में ही करते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर भी उसी को ट्रैक कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी डिफेंसिव स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर, मैंने वीडियो भी पूरा दिया था कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में निकाल रहे हैं तो कहां पर वो पैसा डाल रहे हैं? डिफेंसिव स्टॉक्स में, सर्विस सेक्टर में एंड इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में एंड इसके अलावा उन कंपनीज में जिनकी डिपेंडेंसी यूएस पर नहीं, इंडियन मार्केट पर ही है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि आज के टॉप गेनर रहे हैं जैसे कि हीरो मोटर कॉर्प, एशियन पेंट, अडानी पोर्ट, टाइटन, बजाज फाइनेंस, ओला इलेक्ट्रिक, ये सब। सवाल नहीं आया कि क्यों इनमें ये तेजी देखने को मिली? नहीं आया है, या फिर आया भी है तो चलिए बताती हूँ कि क्यों हीरो मोटर में तेजी क्यों देखने को मिली है। जैसे कि मैंने बताया कि यूएस टैरिफ का जो असर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पर है, लेकिन हीरो मोटर कॉर्प इसलिए बड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से करती है। हीरो मोटर का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है डोमेस्टिक मार्केट पर है, यानी कि इंडिया से बिजनेस उसका ज्यादा होता है। इसके साथ ही अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, तो ऐसे में डिमांड्स बढ़ेगी, मार्जिन्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे एंड अगस्त में जो है इसी वजह से ऑटो सेल्स की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इस वजह से हीरो मोटर कॉर्प में तेजी देखने को मिली है। सेकंड, अडानी पोर्ट में तेजी क्यों आई है? इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर पर अडानी पोर्ट, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक सेक्टर से ये तो पता ही होगा, तो डायरेक्ट टैरिफ का असर लॉजिस्टिक पर नहीं पड़ता है। एंड इतना ही नहीं, अडानी पोर्ट कार्गो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंशन डील्स कर रही है, तो इसी वजह से गिरते मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर डिफेंसिव बेट की तरह इसको देख रहे हैं अडानी पोर्ट को। इस वजह से अडानी पोर्ट यहाँ पर काफी स्टेबल एंड पॉजिटिव आउटलुक्स दे रहा है। अब बारी आती है एशियन पेंट की। तो एशियन पेंट आपको बता दूं कि लगातार अपने मेंबर्स के साथ भी मैंने डिस्कस किया है 2200 जब वो बहुत ज्यादा गिरावट आया था तब से यूट्यूब पर भी मैं लगातार एशियन पेंट के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वो फेयरली वैल्यूड नजर आ रहा था। अभी इसके बारे में अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड कौन से हैं इसमें वो डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि एशियन पेंट भी इस वजह से अट्रैक्टिव है, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर में है, या फिर इस वजह से स्टेबल या फिर पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है, क्योंकि पेंट सेक्टर पूरी तरीके से जो है डोमेस्टिक मार्केट को ड्रिवन करता है। इसके साथ ही त्योहारों का सीजन है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि, दिवाली एंड ऐसे में पेंट सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है एंड एशियन पेंट के पास मोनोपोली होने की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। इस वजह से डिमांड्स भी बढ़ रही है इसकी एंड सेल्स बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। एंड इसके साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जैसे कि कमोडिटी क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल होने की वजह से जो है इसके मार्जिन या फिर खुद ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेक्स्ट, टाइटन। टाइटन इसलिए पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है कि
गोल्ड सेक्टर में ऐसे ही डिमांड बढ़ जाती है फेस्टिवल आने से, दिवाली या फिर नवरात्रि आने से पहले हर कोई गोल्ड परचेज़ करता है। तो ऐसे में वैसे ही इसकी डिमांड्स बढ़ रही है। इसके अलावा लग्ज़री या फिर कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी पर टैरिफ का असर नहीं पड़ता है एंड ये उसी में आती है टाइटन एंड इसीलिए टाइटन में सेफ हेवन प्ले की तरह खरीदारी चल रही है। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस फिर क्यों बढ़ा? ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जब पुअर है, बजाज फाइनेंस इसलिए एनबीएफसी में मोनोपोली है, लीडरशिप पोजीशन ऑन करती है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है एंड ऐसे में रिटेल क्रेडिट डिमांड एंड फेस्टिव सीजन लोन्स बढ़ रहे हैं। इस वजह से बजाज फाइनेंस यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। यानी कि आपको भी उन्हें ही ध्यान देना है जो फेस्टिव सीजन डिमांड्स बढ़ा रहे हैं या फिर जिन पर टैरिफ का सीधा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो उन्हीं को ट्रैक कर रहे हैं। अब बात आती है ओला इलेक्ट्रिक की, वो उसमें क्यों बढ़ा है? आज 9 से 10% की तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक को जनरेशन 2 पोर्टफोलियो के लिए पीएलआई सर्टिफिकेशंस मिला है, जिससे कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प मिलने की जो है उम्मीद नजर आ रही है, जो इसके सेल्स का 13 to 18% होगा। सो इससे ऑब्वियसली कंपनी के मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो अब रिसेंटली मैंने 2 से 3 दिन पहले जो है अपने एप्लीकेशन स्टॉक 247 पर मेंबर्स के साथ ओला इलेक्ट्रिक डिस्कस किया था विथ लेवल्स एंड पिछले 2 दिन से ओला इलेक्ट्रिक में जो है बहुत ही अच्छी खासी हमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल गई है। नीति आयोग के द्वारा जो है जो टू व्हीलर्स ईवी कंपनीज है उनके तरफ से भी जो पॉजिटिव आउटलुक्स मिले हैं, वैसे में ओला जैसी ईवी कंपनीज जो चलाती हैं इनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ओला की डिपेंडेंसी जो है, ओला में गिरावट क्यों आई थी सबसे ज्यादा, ये सवाल नहीं है आपके मन में कि ओला इसके पहले क्यों गिरा था? तो सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन की वजह से एंड दूसरा ओला इलेक्ट्रिक की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा चाइना पर है। जब चाइना ने डिस्टर्ब किया सारा कुछ, एक्सपोर्ट्स वगैरह रोका था, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, तो जो भी डिपेंडेंसी चाइना पर थी, उसका असर पड़ा। तो ऐसे में जो है ओला इलेक्ट्रिक का सारा बिज़नेस चाइना पर था, तो इस वजह से उसमें ये गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो ओला ने जो है अब इंडियन मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी अपना रही है, जैसे कि देखिए नीति आयोग पीएलआई स्कीम के तहत इसको जो है बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये चाह रही है कि इसकी डिपेंडेंसी चाइना से कम हो एंड इमर्जिंग मार्केट में हो, इंडिया पर हो। तो अगर ऐसा कर पाती है ना, ये पॉसिबल हो पाता है इन फ्यूचर, डिपेंडेंसी चाइना से अगर कम हो जाती है इसकी, तो आपको बता दूं कि अपने पूरे पीयर्स में ओला सबसे आगे निकल सकती है एंड इसका कोई कंपटीशन भी नहीं दे सकता है अगर ये पॉसिबल होता है तो फ्यूचर ओरिएंटेड है ओला इलेक्ट्रिक। अब बात करें इनमें से किसी दो की, अगर आपको लगता है कि हमें इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है आज के जो भी पॉजिटिव स्टॉक्स रहे हैं, तो इसमें हीरो मोटर की अगर मैं बात करूं तो हीरो मोटर का सिर्फ यही रीजन नहीं है पर टैरिफ का असर नहीं है या फिर फेस्टिव डिमांड्स है, इसका एक और रीजन है। हीरो मोटर्स 19 मल्टीपल पी पर ट्रेड करी है एंड अपने सभी पीयर्स में सबसे लो वैल्यूएशन पर है। आपको बता दूं कि इस टाइम बजाज ऑटो भी काफी अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा करेक्शन भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड फेयर वैल्यूएशन में दिख रहा है हीरो मोटर का। ये रीजन रहा है हीरो मोटर्स प्राइसेस को जो है पॉजिटिव आउटलुक्स देने का या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर में आने का। इसका पैग रेशियो 1 से कम है, आरओई एंड आरओसी दोनों तगड़े हैं, 22% 40%। सो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है एंड बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी ये 8 to 9% की जो अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकती है। अब बात करें अडानी पोर्ट की, तो लॉजिस्टिक पर असर नहीं है बताया, डिमांड्स बढ़ रही है, कंपनी जो है कई सारे एक्सपेंशन पर काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है बताए। इसके अलावा बता दूं आपको कि वैल्यूएशन इसके बहुत अट्रैक्टिव है एंड बहुत सारे एनालिस्ट, एक नहीं बहुत सारे एनालिस्ट 30 से 35 एंड 40% के अपसाइड पोटेंशियल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अडानी पोर्ट से। कौन कौन है सारे लिस्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि कोटक, पीएल कैपिटल्स, मोतीलाल ओसवाल, जेफरीज, ये सभी एंड इन्होंने तो अपने अपने टारगेट प्राइसेस भी सेट कर दिए हैं। आपके पास है अडानी पोर्ट? कमेंट करके बताइए क्या आप तैयार हैं इनके टारगेट्स के लिए। पर टाइटन एंड बजाज फाइनेंस की, तो इन दोनों के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है, टाइटन भी ओवर वैल्यूड शो होता है, लेकिन ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि डिमांड्स बढ़ रही है इसकी। जेम्स एंड ज्वेलरीज पर, लग्जरीज आइटम्स पर जो है टैरिफ का असर कम है, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं इन पर नहीं है एंड इसके अलावा गोल्ड की डिमांड्स फेस्टिव सीजन में बढ़ जाती है। तो फेस्टिव डिमांड्स की वजह से टाइटन जो है हमें अट्रैक्टिव एंड आउटलुक्स दे रहा है एंड इसके लिए भी बहुत सारे अपसाइड जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। वैसे इनमें से आपके पास कौन सा स्टॉक है, कमेंट करके बताइए एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर डिस्कशन करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट में अंडर वैल्यूड जरूर लिखें, तभी मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, पसंद आया तो लाइक जरूर करें।